तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं हैज़, हैव और उसके साथ टू का प्रयोग। यानी कि यदि हम हैज़ टू और हैव टू कहीं पर प्रयोग करेंगे तो क्यों करेंगे और उसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए उनका सेंस निकलेगा करना है, मतलब कोई कार्य करना है। अब यहाँ पर करना है तो आप कई सेंस से निकाल सकते हैं, लेकिन जो हैज और हैव इनके साथ टू लगेगा, इसका जो करना है उसका मतलब होगा कि वो कार्य कंपलसरी है आपको, कि वो आपको करना ही करना है, इस वाला सेंस निकलेगा। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं ना, भाई मुझे जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो यहाँ पर आप हैव टू का यूज करोगे अपने साथ, आई हैव टू गो, इस तरह से। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है हैज और हैव, इन दोनों में से किसी एक का। अब हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा। तो जो आपका हैज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जो हैव है वो बाकी बचे हुए सब के साथ यूज हो जाएगा। उसके साथ आपको लिखना है टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए पहला है मुझे जाना है, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि उसे पढ़ना जरूरी है, या फिर मैंने बोला था मुझे जाना है तो मेरा जाना जरूरी है। तो इन दोनों में आप आई हैव टू गो और जो उसे पढ़ना है उसके लिए बोलोगे ही हैज टू स्टडी, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका हमें खाना है, तो इसका मतलब है वी हैव टू ईट। तो इस तरह से आप इन सब को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, हैज और हैव के साथ टू लगाकर। नेक्स्ट है आपका हैज और हैव, यदि इसके साथ हम बीन का यूज करें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो इसका जो सेंस है वो रहेगा किया जा चुका है या फिर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम हैज और हैव के साथ जब बीन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसको हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में जब इसको बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको यूज करना है हैज और हैव के साथ बीन का, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम को भेजा गया है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राम हैज बीन सेंट। अब यहाँ पर देखिए राम को भेजा गया है, लेकिन राम को किसने भेजा है ये नहीं दिखा गया, इसलिए ये क्या है, पैसिव में है। नेक्स्ट है मुझे घर बुलाया गया है, तो इसकी इंग्लिश है आई हैव बीन कॉल्ड होम। अब यहाँ पर देखिए मुझे घर बुलाया गया है, अब किसने बुलाया है ये भी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस को हमने पैसिव में रखा है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हैज और हैव इनके साथ यदि हम बीन का यूज करेंगे तो मतलब निकलेगा किया जा चुका है या फिर कोई कार्य हो गया है। नेक्स्ट देखिए ये दोनों पैसिव में है, ये मैंने आपको बता दिए। अब यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और आपको एक बता दूं कि ये पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है जो कि आपके एड्रेस पर आएंगी, आपके एड्रेस पर नहीं आएंगी। आपको पीडीएफ के रूप में आप जब पेमेंट कर दोगे तुरंत आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए हैविंग टू, हैविंग टू का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है पढ़ रहा है, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है, किसी सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे हैविंग टू का। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हैविंग टू आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज हैविंग टू प्ले। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। नेक्स्ट है तुमको नाचना पड़ रहा था, तो यू वर हैविंग टू डांस। अब यहाँ पर देखिए हमने एक बार वर का यूज किया है, इज का यूज किया है, एम का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसी तरह से आप हैविंग टू को प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। यदि प्रेजेंट में यूज करना है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, और यदि पास्ट में यूज करना है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए दूसरा है हैड बीन। हेड के साथ यदि हम बीन का यूज करते हैं तो क्या सेंस निकलेगा। ये भी आपका जो हैज और हैव के साथ हमने बीन किया था यूज, उसका एक तरह से उल्टा लगा लो, वो प्रेजेंट के लिए होगा, ये पास्ट के लिए होगा। ये भी आपका जो पैसिव वॉइस है उनमें यूज होगा।
इसका मतलब है किया जा चुका था या फिर हो गया था। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हैड बीन, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। काम को किया नहीं गया था तो इसकी इंग्लिश बनेगी द वर्क हैड नॉट बीन डन। काम को नहीं किया गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड बीन सेंट होम। तो इस तरह से कोई कार्य मतलब किसी के द्वारा किया गया था, लेकिन जो कार्य को करवाने वाला है जब वो नहीं दिया जाता तो उसे हम पैसिव में रखते हैं, और यदि आपको हैड बीन लगाना है तो वो पैसिव में पास्ट में चला जाएगा, यदि हैज बीन लगाना है तो प्रेजेंट में चला जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हमारा देखिए इसमें नेक्स्ट है हैड टू। यदि हम हैड के साथ टू का यूज करें तो क्या सेंस निकलेगा? तो यहां पर इसका मतलब होता है कि करना पड़ा या फिर कोई कार्य आपको पास्ट में करना पड़ता था, ये दोनों ही इसके सेंस निकलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ता था तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैड टू प्ले। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं लेकिन एक ही स्ट्रक्चर से बने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर पड़ा वाली फीलिंग निकलती है और कहां पर करना पड़ता था ये वाली फीलिंग निकलती है? तो जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो वहां पर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके सामने वाला बंदा आपसे क्या मतलब चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपको भी पता है और उसको भी पता है। तो जब आप बोलोगे तो अपने आप समझ जाएगा कि इसने ये जाना पड़ा वाले सेंस में बोला है या फिर खेलना पड़ता था इस वाले सेंस में बोला है। तो दोनों से ही जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जब कन्वर्सेशन करोगे तो किसको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैड। हैड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आप इसको यूज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में। अब यहाँ पर आपको चुका था, गया था, ली थी, दी थी या फिर लिया था, इस तरह के भाव मिलेंगे जो कि आप टेंसेज में पढ़ते हैं। और देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है, ये वो ही होगा सेम जो आप पास्ट के परफेक्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए वह आ चुका था तो इंग्लिश बनेगी ही हैड कम। अब कुछ बच्चे जो थर्ड फॉर्म है उसमें बोलते हैं केम, तो केम इसकी थर्ड फॉर्म नहीं है, केम इसकी सेकंड फॉर्म है, कम केम कम, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं जा चुका था तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट है उसने खा लिया था, यानी कि उसने खाना खा लिया था, तो इसकी इंग्लिश है शी हैड ईटन। तो हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे भाई उसने खाना खा लिया था, तो शी हैड ईटन, इस तरह से आप बोलोगे। तो अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका हैज और हैव। जिस तरह से आपने हैड का यूज किया था परफेक्ट में, पास्ट के में, उसी तरह से आपको हैज और हैव इसका यूज करना है प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो प्रेजेंट का जो परफेक्ट है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज हैव आता है, उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो आ जाती है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको हिंदी में चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, इस तरह के सेंस आपको मिलेंगे। जब भी आपको वाक्य के अंत में इस तरह के सेंस मिले, इस तरह के वर्ड्स मिले, या फिर कोई कार्य प्रेजेंट तक खत्म हो चुका है या फिर शुरू हो चुका है, इस तरह का भाव मिले, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है और इसमें हमें हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में ही होते हैं, चाहे वो कोई भी आपका सेंटेंस क्यों ना हो। तो वह गया है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज गॉन, वह गया है ही हैज गॉन। नेक्स्ट है उसने एक किताब खरीदी है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी है, ही हैज बॉट ए बुक। नेक्स्ट है उसने पैसे दे दिए हैं तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? इसकी बनेगी ही हैज गिवन मनी। तो इस तरह से आप हैज और हैव इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है इसमें वो है डू और डज। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? इसका मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, करती, करते, यानी कि कोई कुछ डेली बेसिस पर नहीं करता है, उसको यदि आपको नेगेटिव में बनाना है तब आपको डू और डज का यूज करना पड़ेगा, इनके साथ नॉट लगाकर। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह नहीं जाता है तो इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। नेक्स्ट है आप नहीं देखते तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच। तो ये डेली बेसिस पर नहीं जाता है, डेली बेसिस पर नहीं देखते हैं,
तो उन सब में आपको डू डज का यूज करना है। क्या वे नहीं जाते, अब यहाँ पर मैंने इसको इंटरोगेटिव में बना दिया, तो इंटरोगेटिव में भी आपको डू डज का यूज करना पड़ता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब जो गूगल पर सर्च कीजिए इंग्लिश विद हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश विद हिंदी। इस तरह से आपको सबसे ऊपर जो रिजल्ट मिले उस पर क्लिक करना और आपको अच्छे से वहां पर डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब होता है किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई कार्य पास्ट में नहीं किया, उसको बताने के लिए आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई प्रेजेंट में कुछ नहीं करता, आपने डू डज का यूज किया। उसी तरह से यदि वही आपको पास्ट में बोलना पड़ जाए, भाई वो नहीं गया, उसने नहीं देखा, मैंने नहीं लिखा, उसने नहीं पूछा, उसने नहीं बोला, तो इन सब को पास्ट वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वह नहीं गया तो इंग्लिश बनेगी ही डिड नॉट गो या फिर ही डिडंट गो, इस तरह से बोलोगे। आपने नहीं देखा तो इंग्लिश बनेगी यू डिड नॉट वॉच। या नेक्स्ट है क्या वे नहीं गए, तो यहां पर आपको बोलना है डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।